मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई, गेंद अब ईरान के कोर्ट में है। जेडी वैंस की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक, कहा अब ईरान को लचक दिखाना होगी और अमरीकी मुतालबात तस्लीम करने होंगे। अमरीकी नायब सदर ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान आबनाए हॉर्मुज़ खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगरचे मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन असल फैसला ईरान के हाथ में है कि आया वो किसी बड़े मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद पेशकदमी करता है या नहीं। ईरान आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी रास्तों को खतरे में डालकर मुआशी दहशतगर्दी कर रहा है। ईरान के साथ मुतादिद नुकात पर इत्तफाक हुआ और बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीर की सुबह हमें सही लोगों की कॉल आई थी, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान ने मुआहिदे के लिए हमसे राबता किया था। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि आबनाए हॉर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। फौजी जहाज आबनाए हॉर्मुज़ के करीब पहुंचे तो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान और अमेरिका के अटके हुए मामला हल करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। कई दहाइयों बाद अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। काबीना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म जल्द सऊदी अरब रवाना होंगे, जहाँ वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आइंदा लाएमल पर तबादला ख्याल मुतवक्के। कशीदगी में कमी और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू का इम्कान है। PSL सीजन 11 के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों पर 196 रन बनाए। कौशल मेंडिस 68 रन बना के नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स 8 विकेटों पर 172 रन बना सके। फातिह टीम ने इवेंट में 5वीं कामयाबी के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और ऐसे आपका दिन का आगाज़ हुआ है वैसे ही आपका पूरा दिन भी आपके लिए रहेगा। मौसम में हम ये देख रहे हैं कि हिद्दत बढ़ती जा रही है। पूरे मुल्क में ही मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन ख़ास करके कराची में हम इसका असर ज़रूर देख रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहरियों को फ़िलहाल किसी बड़े रिलीफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम का पारा 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और मौसम तो गर्म है ही, साथ ही में अगर समंदरी हवाएं यहाँ कराची की बात करें, खुदा न खास्ता वो चलना बंद हो जाती हैं, फिर मसला हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल अब आगे चल के प्रोग्राम में मौसम के हवाले से अपडेट्स ये लेंगे कि इस वक्त जो हम फील कर रहे हैं आगे कितना ज़्यादा गर्मी हो सकती है। इसके अलावा जब हम टॉक अबाउट द हीट एंड ऑल, और वो हीट जो है ऑन द ट्रैक्स एंड द रिकॉर्ड्स आर बीइंग शैटर्ड। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। यूसेन बोल्ट द जमैकन किंग, उनका रिकॉर्ड टूट चुका है। कौन ये इमेजिन कर सकता था कि यूसेन बोल्ट जो कि दुनिया के तेज तरीन एथलीट थे, उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। वेल 100 मीटर में नहीं, 200 मीटर में ये रिकॉर्ड टूटा है और ऑस्ट्रेलिया के स्प्रिंटर है गैट, उन्होंने 18 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई मीन, और 200 मीटर रेस में शानदार है, ये बहुत ही ह्यूज है, इनक्रेडिबल है। और फिर ही इज सो यंग, ही इज जस्ट 18 एंड ही इज अ वे टू गो। अब देखना ये है, कम उम्री में ही लेजेंड यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है, तो आगे जाकर वो क्या करते हैं। देखिए 18 साल की ये रिकॉर्ड जो है ना, इसमें थोड़ा कि इसी एज में यूसेन बोल्ट ने जो रिकॉर्ड बनाया था अब वो इन्होंने तोड़ा है। और गैट ने 19.67 सेकंड्स में ये कारनामा अंजाम दिया है, जबकि यूसेन बोल्ट का इसी एज में 18 साल की उम्र में अंडर 20 दैट वाज 19.88 ये रिकॉर्ड है। इससे पहले भी बहुत सारे स्प्रिंटर्स, इसमें योहान ब्लेक है, नोआ लाइल्स हैं, उन्होंने कोशिश की रिकॉर्ड तोड़ने की, गेम प्रीटी क्लोज। लेकिन फाइनली ये जो ताज है ये आया है जनाब सर ऑस्ट्रेलिया के, जो कि इनका जो फैमिली लीनियज है सादिया, दैट्स सुडानीज। लेकिन 100 मीटर का किंग अभी भी यूसेन बोल्ट है।
Wow, let's see if he can actually challenge Usain Bolt on that और वहाँ पर भी वो एक रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं. Well, जैसे फैसल कहते हैं कि रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं एंड मेरे ख्याल में लेजेंड्स के लिए भी ये बड़े प्राइड की बात होती है अगर उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ के आगे पहुंच जाए. थोड़ी क्रिकेट की बात कर लेते हैं. PSL कल मैच था मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैट किया, 196 का ह्यूज टारगेट दिया. वेल ऐसा लग रहा था कि ये अचीवेबल है बिकॉज मुल्तान सुल्तान हैज़ अ लॉन्ग बैटिंग लाइन बट दे कोलैप्स्ड क्योंकि कल साहबजादा फरहान नहीं चले. स्मिथ ने थोड़ी सी मज़ाहमत की बट देन नीचे आकर शान मसूद के अलावा देयर वाज नो वन अदर देन फिलिपे जो थोड़ा रन्स के अंदर इतना ऐड कर पाते कि वो जीत पाते. ये टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीम्स के दरमियान मुकाबला समझा जा रहा था और ये मुकाबला फॉर द लाइकिंग के शायद मज़ीद क्लोज जा सकता था एंड में, लेकिन एक बार फिर वो जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ, जिसमें हमारे वो खिलाड़ी हैं जिनको कई साल से कहा जा रहा है कि अरे यही तो हैं वो ऑलराउंडर्स. वेल विद दैट जो खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी उनके पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी जारी है. पहले आए थे ग्लेन मैक्सवेल और अब जो है जेम्स विंस जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पेशावर ज़ल्मी में. इस पे भी बात करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड और आलमी सतह पे बात की जाए. दैट इज़ द मेन थिंग और वो है एक और बड़ी डेवलपमेंट. वाशिंगटन में आज इसराइल और लबनान के बीच बातचीत जो है होंगी और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक लेबनीज एम्बेसडर और इसराइली एम्बेसडर की मुलाकात जो है वो मुतवक्का है. अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी इस मुलाकात में होंगे मौजूद. और अब बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट ईरान और इसराइल के बीच क्या होने जा रहा है, क्या किसी नहज पर ये मामला पहुंच सकते हैं. तो ईरान अमेरिका नाकाम मुज़ाकरात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अभी भी जारी हैं. अमरीकी फ़ौज ने ईरान के समंदरी रास्तों की नाकाबंदी शुरू कर दी है. ऑन द अदर हैंड ईरान ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि आबनाए हॉर्मुज़ के करीब किसी भी फ़ौजी नकलो हरकत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और इसका फिर हम सख्त रद्द अमल भी देंगे. ईरान की क़यादत 2 टॉक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है और वो ये कह चुकी है कि वो किसी दबाव में, किसी किस्म की धमकियों में नहीं आने वाले और किसी तरह के इस तरह के दबाव में झुकने वाले नहीं है जो प्रेशर यूएस उनके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है. अब ये दो तरफा कहानी है. एक जानिब तो हमने आपको बता दिया कि ये सारे मामला चल रहे हैं और दूसरा रुख उसका ये है कि जब नाउमीद हो गए थे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उस वक्त जेडी वांस का ये बयान कि जी हो सकता है एक और राउंड हो. दोनों पार्टीज ये कह रही हैं कि हम यस पहुंच गए थे लेकिन उनकी वजह से, और वो कह रहे हैं उनकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा. हम बात कर लेते हैं साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब. अ वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इमरान साहब, very good morning to you as well. प्लेजर. नाउ ये एक अमिडस्ट ऑल ऑफ दिस कि डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता रात पूरी जागते रहे और जिस तरीके के वो ट्वीट्स करते रहे, उन्होंने पोप को भी धमकी दे दी और फिर ख़ुद अपने आप की जो बना के उन्होंने तस्वीर पेश की है उसको फिर उन्हें डिलीट करना पड़ा. इससे क़ता नज़र जेडी वांस ये अभी फ़िलहाल कहते हैं कि इम्कानात हैं, हो सकता है आगे चल के कोई बातचीत हो. हाउ प्रॉमिसिंग इज़ दिस? ये मैं इस तनाजुर में भी पूछ रहा हूँ कि जेडी वांस जब इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने बस स्पेसिफिक बयान दिया था कि अगर मैंने प्राइवेट में मुज़ाकरात किए 21 घंटे तो मैं पब्लिक में क्यों बताऊँ. सो बहुत कुछ आना बाकी था. लोगों ने बहुत जल्द स्पेकुलेट कर लिया कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए. जी, मुज़ाकरात का ये वाला फेज़ तो वाकई डेडलॉक में है. मतलब है हम इसको जितनी पॉजिटिव स्पिन दे लें वो दे सकते हैं, लेकिन द फैक्ट है कि अगर उम्मीद भी थी तो गलत उम्मीद थी, लेकिन ये डेडलॉक आ गया. लेकिन लग रहा है कि दुनिया कोशिश कर रही है कि दोबारा आगे डायलॉग हो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया. और ये अगरचे ये वन साइडेड मैं अल्फाज सुन रहा हूँ जगह जगह, ये क्या कर दिया, मुसीबत डाल दी. अमेरिकन आर्मी के लिहाज से तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है. अगर आपने ईरान को इकोनॉमिकली बिल्कुल बंद करना हो तो आप शिप्स के, आप ईरान के ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दें, उन शिप्स को जाने दें जिनको आप इजाज़त दें. आपकी मर्ज़ी से आएंगे लोग, आपकी मर्ज़ी से जाएंगे. आप चाहें तो चीन को जो ईरान का तेल जा रहा है उसको जाने दें. और अगर ईरान के तेल को आपने हर जगह जाने से रोकना है, ठीक है, आप चीन के साथ लड़ाई करें, सबके साथ लड़ाई करें. सडनली दुनिया में तेल की कीमत बढ़ा दें और ईरान को अपने नीज पे ले आए. ये उनका ये एक आइडिया है. जिस तरह उनको आइडियाज़ आते रहते हैं और आइडिया देने वाला तेल अवीव बैठा हुआ है, तो इसलिए दीज आर ऑल आइडियाज़ दे विल पुट दुनिया को और मुसीबत में डाल देंगे.
या बट आपको इमरान साहब क्या लगता है कि ये एक ईगोइस्टिक वॉर बनता चला जा रहा है, मोर देन कि इसको स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली हल किया जाए? ऑफ कोर्स ईरान के लिए ये बहुत ह्यूज है कि जो उनका इनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो अगर हैंड ओवर कर देते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? बट पेट्रोल प्राइसेस या पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस ऊपर जाते जाना, पूरी दुनिया को उसका नुकसान होना, आम आदमी का सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होना, डजंट फील लाइक ये एक इगोइस्टिक गेम बनता चला जा रहा है अब? जो डेडलॉक हुआ था न्यूक्लियर इशू के पे, वो अगर आपको किसी ने ये बताया कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसके हैंड ओवर करने पे हुआ था, तो दैट्स रॉन्ग। ओके। ये इस पे नहीं हुआ था। डेडलॉक इस बात पे हुआ था कि यू विल गिव अस गारंटीज दैट यू विल नेवर इनरिच यूरेनियम, विच मीन्स कि जितनी आपकी फैसिलिटीज़ हैं इनरिचमेंट की, अगर आप 1% भी करना चाहते हैं तो हम आपको नहीं करने देंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपको इनरिच यूरेनियम दे देगा, लेकिन आप ईरान का मुल्क यूरेनियम इनरिच नहीं करेगा। तो ये जो एक पेनल्टी थी, और ईरान ने फिर ये कहा कि हम तो एनपीटी के मेंबर हैं, इसराइल तो मेंबर भी नहीं है, हमें तो एनपीटी अंडर इंटरनेशनल लॉ इजाज़त है, तो आप हमसे एक नेशन का राइट कैसे ब्रिज। तो जब ये गोल पोस्ट इसराइल के कहने पे जेडी वैंस साहब ने, जो कि पहले ख्याल था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, बल्कि जो जौहरी इशू था उसके ऊपर सबसे ज़्यादा चांस था एग्रीमेंट का, क्योंकि ओमान में एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन अमेरिका ने गोल पोस्ट मूव कर दिया जी। और अमेरिका ने कहा कि आप कभी भी फॉर लाइफ हमें गारंटी दें या कोई डॉक्यूमेंट दें कि आप यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे। तो एक इशू जिस पर डेडलॉक हुआ वो इस बात पे हुआ था। और दूसरे जो फरमा रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि इकोनॉमिकली इससे प्राइसेस रेज होंगे, लेकिन ट्रंप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं अपनी पसंदीदा शिप्स को जाने दूंगा जो यूएई से निकल रही हैं या सऊदी अरेबिया से, बाकियों से, मैं सिर्फ ईरान की शिपमेंट्स रोकूंगा। तो उसका नुकसान ईरान और चाइना को होगा सबसे ज़्यादा। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है कल रात को या सुबह एक बयान दिया है जो बड़ा सख्त है कि हमारी शिप्स के साथ कोई इंटरफेयर ना करे। तो ये ट्रंप जो है वो ट्रंप साहब ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं थक हार के, क्योंकि अब अटैक करना पॉपुलर नहीं है जहाज़ों वगैरह से, वो भी वो ओकेजनली कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा ईरान को नीज पे लाने के लिए मैं नेवल ब्लॉकेट करूं। तो ये जिसको बड़े डिसमिसिव टोन में हमारे कई लोग उसको करते हैं, इट्स मिलिटरीली इमोरल है, लेकिन मिलिटरीली इट कैन वर्क फॉर ट्रम्प। एंड ट्रंप जो इस चीज़ की इंस्पिरेशन लेते हैं दैट फ्रॉम द वियतनाम वॉर, जहाँ पे एक बड़ी मशहूर कहावत हो गई थी, इट बिकेम नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय द टाउन टू सेव इट। तो वो गालिबन यही करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। या नाउ द प्रॉब्लम इज इमरान साहब कि ट्रंप ने धमकी दी, ईरान ने कहा हम इसको जंग तस्वुर करेंगे। हालात कहाँ जाते देख रहे हैं, स्पेशली जब चाइना इस सारे मामले में अभी थोड़ा पीछे था, लेकिन अब वो खुल के सामने आ गया है। यस, ईरान कुछ कर नहीं सकता ना। ईरान हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू शूट। ईरान मिसाइल्स मारेगा उनके शिप्स पे, अगर वो अव्वल तो वो इंटरसेप्ट हो जाएंगे, और दूर बहुत हैं, वो करीब नहीं खड़े ईरान के, वो बाहर की तरफ खड़े हैं, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो अमेरिका इसको एक्ट ऑफ वॉर करके और बड़ा करेगा। तो ये तो अब बड़ा बैटल ऑफ वेल्स है। मेरा ख्याल है ईरान ये बैटल ऑफ वेल्स भी जीत जाएगा, लेकिन मिलिटरीली ये ईरान के लिए बहुत मुश्किल है इस सीज को ख़त्म करना। ना उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास मिसाइल्स हैं। अगर वो मिसाइल्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ठीक, लेकिन फिर अमेरिका कहेगा इन्होंने हमारी शिप डिस्ट्रॉय कर दी। मसला यहाँ ये है कि नीयतों का फतूर है। ये 2-3 फैक्टर्स हुए, पाकिस्तान में भी एक जॉइंट कम्युनिके करके और टॉक्स आगे ले जा सकते थे, ये भी बता सकते थे कि अगला राउंड 4 दिन के बाद होगा, 5 दिन के बाद होगा, टर्की में होगा, बट दे डिसाइडेड टू प्रेशराइज ईरान मोर अंडर इजरायली प्रेशर। तो जब तक अमेरिका अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन नहीं करेगा, एपेक के डर से इनकी कैबिनेट गलत फैसले करती रहेगी, तो दुनिया में मुसीबतें पड़ती रहेगी, एंड दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान एंड दैट इंक्लूड्स इंडिया।
राइट, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो हम इफेक्ट होंगे। सही। इमरान साहब, व्हेन यू से कि विल की वॉर जो है वो ईरान फिर भी जीत जाएगा, इसको हम किस तरह से समझें? हम क्या इसको समझें कि जब इकोनॉमिकली वो और भी नीचे चले जाएंगे तो भी वो अपनी न्यूक्लियर या यूरेनियम इनरिच करने की जो ख्वाहिश है उसको ख़त्म नहीं करेंगे? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि वो ये इनको थ्रेटन कर रहे हैं कि अनटिल आप हमें 1 2 3 4 चीजें दें, हम अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को नहीं छोड़ेंगे। जी, अगर आपने हमसे वो मटेरियल लेना है, तब भी आप हमें 3% अलाउ करें, सही। 3% या 4% तक अलाउ करें। हमारी इनरिचमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अव्वल तो आपने बॉम्ब कर दिया, लेकिन जो बचा है वो हम आपके हवाले नहीं करेंगे। हम आपको वो डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे, और हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि हम वेपन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन इनरिचमेंट हमारा राइट है। और ईरान को, अब हैरानी की बात होगी, आपको दोनों को पता होगा कि ईरान के पास इतने ज़्यादा ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, जी। इतने ज़्यादा कि उनको यूरेनियम इनरिच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन द राइट ऑफ अ नेशन, द प्रेस्टीज ऑफ अ नेशन, द राइट ऑफ अ नेशन, कि ये मेरा हक है, ये आप मुझसे सजा के तौर पे नहीं छीन सकते। इसराइल ने एनपीटी की साइन की हुई, पता नहीं 60 उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, या उनको तो आप कुछ करते नहीं। ईरान ने यहाँ तक कहा था इन टॉक्स में कि रेसिप्रोकली कर लें, जो आप पनिशमेंट हमें देंगे वो इसराइल को देंगे। इस पे अमेरिकन डेलीगेशन साइड पे हो गया। वो तो इमरान साहब, अकॉर्डिंग टू इसराइली रिप्रेजेंटेटिव, हमने इस हवाले से एक रूल ऑफ एम्बिग्विटी बनाई हुई है कि हमारे पास हथियार हैं या नहीं, व्हेन ही वाज डूइंग द इंटरव्यू विद मेहदी हसन। नाउ द थिंग इज, आपने कहा कि जी हम नहीं, कि ईरान को कहा गया है आप हथियार ना बनाएं, आपके पास ऑयल और गैस रिजर्व इतने हैं, यू गो फॉर दैट। बट आप पीछे हिस्ट्री देखें ना, एक ऐसा मुल्क जो कि दर पे है कि वो मार मार के आपको ख़त्म कर देगा, आप उसके ख़िलाफ़ अगर ये शील्ड नहीं लेते तो फिर दूसरे ममालिक की मिसाल है जिन्होंने बड़े आकाओं के कहने पे दे लेट गो देयर न्यूक्लियर, नॉट द कैपेबिलिटी बट विल टू द कैपेबिलिटी, और उसके बाद उनको मार मार के अदमुआ कर दिया इन दिस रीजन। सो ये भी तो एक है ना ईरान के पास उज़ुर। ईरान का ने फैसला ये किया था कि वो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई कतवन बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यूक्लियर पे देवर रेडी, फ्यूल भी हैंड ओवर करने के लिए 3%, लेकिन जो 3% या उनकी कैपेबिलिटी है, उनका राइट एज ए नेशन टू डू इट, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, जब उनसे बात की कि सैंक्शंस रिलीफ में आप हमारे फंड्स कब रिलीज करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के फंड्स हैं ईरान के जो जो पड़े हुए वेस्ट में, उनमें से कुछ तो कम नौयत के हैं, जो एसेट्स फ्रीज हुए हैं 6-7 बिलियन के हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें जो बैंक्स में फ्रीज हुए हैं और बाकी, वो 100 बिलियन से ज़्यादा बनते हैं। तो ईरान ने कहा अगर इतनी बड़ी सेक्रीफाइस आपने लेनी है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोलना है, तो हमें सैंक्शंस फ्री कंट्री तो बनाए। तो तब अमेरिकी आ गए, उन्होंने वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दी, 4 महीने में हम ये करेंगे, 6 में ये करेंगे। तो ईरान ने कहा हम भी फिर 4-6 महीने में करेंगे। ठीक। उस पर टॉक्स टूट गई। ऑल राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपसे दोबारा ज़हमत आपको देंगे और इस मामले पर हम बात करेंगे। इट्स एन ऑन गोइंग सिचुएशन एंड अ डेवलपमेंट स्टोरी। इस पर मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगे, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करते रहेंगे। वेल, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ। ईरान अमेरिका मामले पे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमर मुनव्वर हुसैन साहब और साबिक़ सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग के मुनव्वर हुसैन साहब, मुनव्वर साहब, एज वी टॉक, एक खबर अभी आई है 10 मिनट पहले, एंड दैट इज़ कि यूएस जो मिलिट्री है उसने 2 लोग हैं, उनको वेसल है ईस्टर्न पैसिफिक में, दैट वेनेजुएला स्ट्रेट, उसमें उन्होंने मार के ख़त्म कर दिया है और कहा है कि जी ये नार्को टेररिस्ट, वो जो अमेरिका का बयान है। मैं इसको जोड़ रहा हूँ इस चीज़ से कि वो लोग जो ये कह रहे थे कि कुछ नहीं कर सकता अमेरिका, कोई अटैक नहीं करेगा अगर हॉर्मुज़ बंद हो जाती है, सीरियस लेना चाहिए इस मामले को, अमेरिका कुछ भी कर सकता है।
पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपके देखने वालों को, आपकी टीम को, आपके मेहमानों को सलाम। देखिए, ये जो ब्लॉकेट वाला मामला है ये इनअफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। अगर ये आर्ग्यूमेंट हम लें कि इस ब्लॉकेट से ईरान गिव अप कर देगा, मेरा ख्याल है ये एक फजूल आर्ग्यूमेंट होगा। और इस वक्त जो दुनिया के की ममालिक हैं वो अमेरिका पे प्रेशर बिल्डअप किए हुए हैं कि इस ब्लॉकेट को आप लिफ्ट अप करें। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब ने बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया अमेरिकन को कि अगर आप ये ब्लॉकेट कैरी ऑन करेंगे तो उसके नतीजे में बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा, तो उससे आप किस तरह टैकल करेंगे। जी। दूसरा, ईरानियों ने थ्रेट किया था कि अगर हमारा ब्लॉकेट जारी रहेगा तो मिडल ईस्ट की कोई भी पोर्ट इस्तेमाल नहीं होगी, हम उसका ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। और फिर चाइनीज जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी थ्रेट आ गया कि हमारा एग्रीमेंट है ईरान के साथ एनर्जी का, और हमारे मामलात में कोई इंटरवीन न करे, और हम किसी के मामलात में इंटरवीन नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि क्या अमेरिका, जो कि इस वक्त ईरानी वॉर की दलदल में फंसा हुआ है, वो एक और जंग अफोर्ड कर सकता है। मैं आपको थोड़ा तारीख के आईने में ले जाना चाहता हूँ कि कैनेडी के वक्त में एक स्ट्रैटेजी बनी जिसको फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स कहा जाता है। वो फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स ये था कि 2 मेजर वॉर्स और एक आधी जंग हम कहीं भी दुनिया के हिस्से में लड़ सकते हैं। एक यूरोप के अंदर मेजर वॉर हो सकती है, एक मिडल ईस्ट में हो सकती है, और आधी वॉर लैटिन अमेरिका कहीं भी हो सकती है। लेकिन जब वियतनाम वॉर हुई तो पता चला कि एक छोटे मुल्क के साथ भी जंग अमेरिका नहीं लड़ पाता, और 58,220 कैजुअलिटीज अमेरिकन ने ली, 2000 मिसिंग थे। 7 साल की नेगोशिएशंस के बाद वो उन्हें मुआहदा करना पड़ा। तो जो पावर होती है, स्पेशली मिलिट्री मसल होता है, उसका रियल टेस्ट जो है वो जंग होती है। जंग में पता चलता है कि जो आपने बयानात दिए थे, जो नफ्सियाती असर आपने डाला था, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा ये कि जो काइनेटिक पावर होती है उसका मकसद ये होता है कि आपको फोर्स करके बातचीत के लिए टेबल पे लाया जाए। तो ईरानी तो पहले ही तैयार हैं बातचीत करने के लिए। 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान नेवल ब्लॉकेड किया था सोवियत शिप का, वो इसलिए किया गया था कि टेबल पर आकर बैठ के बात करें, और वो बातचीत बड़ी सक्सेसफुल रही थी। हॉटलाइन कायम हुए थे, और बैलिस्टिक मिसाइल्स सोवियत ने क्यूबा से हटा लिए थे और अमेरिकन से तुर्की से हटा लिए थे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तो ईरानी तैयार हैं, और खुशाइन खबर ये है कि गालिबन जुमेरात को एक और राउंड होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, दोनों ममालिक के दरमियान में, और ऐन मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब खुद तशरीफ करें। दैट विल बी ग्रेट। मेरे ख्याल में ये बहुत ही ह्यूज होगा कि अगर पाकिस्तान का खुद डोनाल्ड ट्रंप दौरा करने जाते हैं। एक तो ये सिग्निफिकेंस डायलॉग की भी बढ़ा देता है, ये पाकिस्तान के मीडिएशन के रोल को भी मजीद तकवीत देता है। जमील साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जमील साहब, जिस तरह से मुनव्वर साहब बता रहे हैं कि अगला राउंड जो थर्सडे को है, पॉसिबिलिटीज आर कि डोनाल्ड ट्रंप इसका हिस्सा होंगे। इस सेकंड राउंड को कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं पाकिस्तान के लिए और दोनों मुल्कों के लिए भी? अगर तो होता है नहीं, सेकंड राउंड तो न सिर्फ पाकिस्तान, दोनों मुल्कों बल्कि तीनों मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया जिस तकलीफ में और जिस कर्ब में मुब्तला है, माशी तकलीफ और माशी कर्ब में मुब्तला है दुनिया, वो ज़्यादा अरसे तक तो बरकरार नहीं रह सकता। और उसके वज़रात आपने कई मरतबा उसको सुना होगा। आपके नाजरीन के लिए मैं रिफ्रेश कर दूं मेमोरी के ऑयल का तो खैर है ही है, प्राइस आज भी $101 पर पहुंचा हुआ है, और बढ़ने की उम्मीद है इस ब्लॉकेट की। और क्यों बढ़ने की उम्मीद है? एक तरफ से पाकिस्तान ने बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ से वो ओपन सी में ब्लॉकेट लग गया है। फिलहाल ब्लॉकेट के मज़मरात आपने सुन लिए मुनव्वर साहब ने से, बाकी मैं 1-2 पॉइंट जोड़ दूंगा बाद में। लेकिन ये है कि अगर मकसद यही है कि ऑयल की कीमत कम हो, तो फिर तो ब्लॉकेट से और का मसला बढ़ जाएगा, क्योंकि जो शिप्स की आमदरफ्त है, एक तरफ से रोकेंगे पासदारान, और दूसरी तरफ से कहते हैं कि जो भी ऑयल ईरान के पोर्ट से निकलेगा या ईरान के पोर्ट पे जो भी वैसल जाएगा उसको हम रोकेंगे। और चाइना की आपने बात सुन ली, जो मिस्टर जिन है, जिनको यांग जिन, वो उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, और आपने वो बात सुन ली कि उन्होंने क्या कहा है कि हमारे उनके साथ एग्रीमेंट है और हमारे मामलात में मुदाखलत ना किया जाए। तो वो बड़ी कुव्वतें जो इसमें तकलीफ में है, और वाज़ेह रहे कि 1.5 मिलियन बैरल पर डे ईरान से चाइना ऑयल खरीदता है, तो उसमें प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि जो अगर ये ज़्यादा लंबा सिलसिला चल गया तो अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम के लिहाज से ये बुआई का टाइम है, ये स्विंग टाइम है,
और उसमें तकरीबन 40-50% जो फर्टिलाइजर है, खाद है, वो इस इलाके से जाती है। तो कहर इसका मतलब पड़ जाएगा। मैं दुनिया की बता रहा हूँ कि क्या किस दर्द किस कर्ब में मुब्तला है और किस में होने वाली है। मजीद हीलियम है, उसके अलावा सल्फर है। हीलियम इस्तेमाल होता है दुनिया की बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मामलात में और इवन वेपन्स के प्रोडक्शन में, और सल्फर इस्तेमाल होता है तांबे और पीतल को प्रोसेस करने में, जिसका कि तमाम जो हम इस्तेमाल करते हैं ये सोफिस्टिकेटेड आइटम्स उसका है। तो ये तो सारा गैप आ जाएगा, पूरी दुनिया में एक स्टैंड स्टिल सा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है कि ये मामला किसी तरीके से निमट जाए। अब मामला के अटका कहाँ हुआ है जी? अटका हुआ है मामला नेतन्याहू पर। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई क्यासुल बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद आए, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जो टीम ईरान से आई हुई थी उनके पास पूरा मैंडेट नहीं था, और न ही जेडी वैंस के पास पूरा मैंडेट था। इसलिए कि जो बात नेतन्याहू कहते हैं कि मैंने तो जहाज में भी उनसे बात की, और जो इतलात अमेरिकन को हैं कि वो जाने से पहले भी उन्होंने पूरी एक्सचेंज ऑफ व्यूज किया, और अपने इन अदर वर्ड्स जिस तरह कुछ अमेरिकन कहते हैं कि तो हिदायत तो नेतन्याहू से लेते हैं, तो ये तो इजराइल फर्स्ट वाली बात आ गई, अमेरिका फर्स्ट वाली बात कहाँ हो गई। और जिस तरह 3 साल पहले हिलरी क्लिंटन ने तकरीर के दौरान कहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा करते हुए कि ही इज द पर्सन हु हैज अ वेरी थिन स्किन and anyone can get under his skin and get the decision made। तो वो इन तमाम चीजों को अगर जहन में रखें तो फिर नेतन्याहू को न्यूट्रलाइज। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर जमील साहब, I've got your point. All right, I've got 3 minutes and you both gentlemen will be sharing half. Munawar साहब, आपने जो बात की है that's huge and yes there are papers across the globe who are reporting कि efforts हो रही हैं for second round, और उसमें ईरान जो है कह रहा है कि जी वी आर फेवरिंग पाकिस्तान के वहाँ पर हों ये चीज़ें। मीनवाइल सऊदीया का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, सो अ लॉट इज़ हैपनिंग। ये कब होने जा रहा है, हाउ यस, और क्या इससे एक्सपेक्टेशंस हम रखें? देखिए, पाकिस्तान से स्टेटमैनशिप इस वक्त झलकते हुए नजर आ रही है, और हमें पता है कि जो मिडल ईस्ट है उसका जो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो अमेरिका ने कायम किया था वो डिसमेंटल हो गया है, और यही इस वॉर का रिजल्ट भी है। और पहले दिन से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये ग्रेट गेम ट्रैप है जिसमें अमेरिका जख्मी होगा, ब्लीड होगा, और अमेरिका का कायम करदा जो निज़ाम है वो एक रीजन से दूसरे रीजन से तीसरे रीजन में डिसमेंटल होगा, और बिल आखिर पूरे सिस्टमिक लेवल पे उसका वजूद बाकी नहीं रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको अमेरिकन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पे इस वक्त यकीन नहीं रहा, और उन सबको मालूम है कि सिर्फ अमेरिका इजराइल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उस सूरत में अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि जो मिडिल रेंज पावर्स हैं रीजन के वो अपना सर जोड़कर बैठें और उसके साथ एक नया स्ट्रक्चर मुरतब करें। तो उसका आगाज सऊदी अरब से हुआ है, उसमें मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल हैं, और आगे जाके मुमकिन है कि इंडोनेशिया और ईरान भी इसका हिस्सा। ऑलराइट मुनव्वर साहब, गॉट योर पॉइंट। जमील साहब, इसमें आप ऐड करना चाहेंगे ये जो दौरा मुमकिन तौर पर होने जा रहा है वजीर आजम का सऊदी अरब का? ये बात तो मुसम्मम है कि ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ दुनिया मूव कर रही है। वो सफर जो ऐसे 20 साल के बाद होना था वो सफर बहुत करीब होता जा रहा है इस जंग के बाद, और दुनिया ने देख लिया कि कौन किसको प्रोटेक्शन दे सकता है और किस तरह इकॉनमी चलती है दुनिया की। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये है इस पूरे खित्ते को जिनको प्रोटेक्शन देनी थी, जिनको सिक्योरिटी देनी थी, जिसने देनी थी अमेरिका ने अपने 27 के करीब बेसिस को बनाकर खलीज में, उनको प्रोटेक्शन के बजाय वो लायबिलिटी बन गई। वहाँ के अवाम सोचने पर मजबूर हो गए। कोई बात नहीं होगा कि वहाँ के अवाम, हालांकि बड़ी अथॉरिटेरियन रजीम है, वो भी खड़े होंगे जान छुड़ा, इनसे कहीं दोबारा हमला नहीं हो जाए। आखिरी बात कि ईरान के सिर्फ एक ही पॉइंट है एनरिचमेंट का। मेरा अपना मानना यह है कि एनरिचमेंट पे ईरान जिस तरह पहले उसका था कि वो बिल्कुल रिड्यूस कर सकता है, उसको गारंटी चाहिए। पाकिस्तान जैसा मुल्क मिडिल पावर है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क उसको मुझे अंदाजा है कि कुछ बातें चल रही हैं, और पाकिस्तान से ज़्यादा कंफर्टेबल वो होगा कि 450 जो उसका अफजुदा शुदा मटीरियल है 60% वही बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। हरमुज का भी मसला हल हो जाएगा, लेबनान का भी हो जाएगा। बोन ऑफ कंटेंशन वही है इजराइल की वजह से। उसको करने के लिए ईरान राजी हो सकता है कि वो 450
पाकिस्तान की निगरानी में दे दिया जाए बजाय IAE के, क्योंकि IAE पे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि उसमें अमेरिकन हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वो आए हमारे कंट्री में और उसको ओवरसाइट करें। पाकिस्तान से वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। उन्होंने इंडिया नहीं दिया, रशिया को भी रशिया ने भी आमद किया था। यही सबसे बड़ी बात है। इस बात पे अगर राजीनामा हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं और दस्तखत भी हो सकता है इस्लामाबाद This is going to be इसके huge. बगैर Yes, if this happens. Thank you so much, gentlemen. डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मुनव्वर हुसैन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब कहना ये चाहिए लेटेस्ट डेवलपमेंट, सेकंड राउंड्स, और इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान इज पुशिंग फॉर दैट। अगर ये हो जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। इसलिए विदा। वेलकम बैक अगैन। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी डिजीज़ की जो कि वबाई सूरत हाल पूरे मुल्क में इख्तियार करती जा रही है। मंकी पॉक्स का जिक्र कर रहे हैं, जिसके केसेस बढ़ रहे हैं और अक्रॉस पाकिस्तान बढ़ रहे हैं, जिससे तशवीश की सूरत हाल पैदा हो रही है। सिंध के बाद अब पंजाब में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनमें दिन ब दिन इजाफा आता जा रहा है। सिर्फ अगर इस साल की बात की जाए तो 26 तक इसकी तादाद पहुँच चुकी है। 15 साल बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई है लाहौर में, और इससे मज़ीद तशवीश हुई है। माहिरीन ये कहते हैं कि सबसे अहम पहलू ये है कि वायरस अब मुख्तलिफ शहरों में मुकामी सतह पर फैलने के आसार दिखा रहा है। इससे ये खदशा बढ़ रहा है कि ये सिर्फ बैरून मुल्क से आने वाले केसेस तक महदूद नहीं है। कराची, खैरपुर और लाहौर जैसे बड़े शहरों में केसेस का सामने आना इस बात की निशानदही है कि निगरानी और एहतियाती इक़दाम को मज़ीद सख्त करना होगा और आइसोलेशन वार्ड्स, निगरानी और हिफाजती हिदायत जारी की जा रही है हुकूमत की जानिब से। लेकिन सिचुएशन ये है कि असल चैलेंज अवामी सतह पर आगाही और एहतियात है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर फैसल, क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है वबाई सूरत हाल इख्तियार कर रहा है और द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल? जी, वालेकुम सलाम, आप बुलाने का शुक्रिया। सो देखिए, ऐसा है कि आई वुड से कि वबाही तो नहीं, ये ज़रूर है कि ये वायरस प्रॉबेबली काफ़ी दिनों से यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा था पहले से ही। इस चेंज ये आया है कि अब लोग इसको पहचानना शुरू कर रहे हैं और डायग्नोस करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एकदम से ये आया है, मोर देन लाइकली ये पहले भी आ रहा था। मसला ये कि ये चिकन पॉक्स या दूसरे इन्फेक्शन की तरह लगता है, तो अक्सर प्रॉब्लली इसको दूसरे इन्फेक्शंस की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। राइट, बारिशों के बाद अक्सर इस तरह के डॉक्टर साहब जो स्किन डिजीज़ेस हैं वो सामने आ जाती हैं, ख़ास करके हम, और फिर ऑब्वियसली वो कंटेजियस भी होते हैं जब वेदर चेंजेस होते हैं। डू यू फील कि इसको प्रिडिक्ट करके और निप इन द बर्ड किया जा सकता था, लोगों को प्री टाइम आगाही दी जा सकती थी? क्योंकि पिछले साल भी मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट हुए थे और हर साल ही भले से कम तादाद में वो केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो देखिए, इस वाले इन्फेक्शन का जो है वो बारिश से इतना ताल्लुक नहीं है। इसका ज़्यादा कांटेक्ट से या छूने से ताल्लुक है। तो अगर कहीं किसी को एक्सपोजर हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी को ये इन्फेक्शन है, उसकी सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हुई है और वो किसी और को देगा। अगर मैं मिसाल दूँ, कोई एक मरीज़ है जिसको ये इन्फेक्शन है, वो दाखिल हुआ है उसी बिस्तर पे, उसी जगह पे कोई और दाखिल हुआ है एंड प्रिकॉशन नहीं ली गई थी बिकॉज़ वो बीमारी रिकग्नाइज़ नहीं हुई थी, तो वो एक से दूसरे को फिर वो इन्फेक्शन वो घर लेके जाएगा, घर पे किसी और को देगा। तो ये पर्सन टू पर्सन से फैलेगा। इसका बारिश से अलबत्ता इतना ताल्लुक नहीं है, वो दूसरी जल्द की बीमारियाँ होती हैं। ऑलराइट। डॉक्टर फैसल, खैरपुर में जो ये मामला हुआ था जिसके बाद वो लैब्स भिजवाई गई थी, इना खान एंड डाओ, वो इशू ये नहीं था कि ये एक दूसरे को छूने से फैल रहा था। वो इशू ये हुआ था कि प्रॉपर जो इंतज़ामात किए चाहिए हॉस्पिटल में वो नहीं हो रहे थे। सो ये कितना बड़ा अहम मामला है और क्या पंजाब में भी इसी वजह से फैल रहा है या फिर कोई और इशू है? सो देखिए, ये वही चीज़ है, अगेन छूने से ही है, जिस दैट कि हम जब किसी छूने से बीमारी की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट वो जो दाने हैं उनको छूना, या इनडायरेक्ट यानी कि उन दानों ने किसी चीज़ को फिर आप इसके हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल होता है कि कोई मरीज़ है, वो दाखिल हुआ है, जो वो पेशेंट जाता है तो एक ख़ास किस्म की सफाई करने की ज़रूरत होती है ताकि कोई भी जरासीम अगर आपको ना भी पता हो तो वो साफ़ हो जाए। इस प्रोटोकॉल के तहत अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या इस्तेमाल हो रहा है एक पेशेंट पे और दूसरे पेशेंट पे तो उसकी सफाई होती है। एंड डॉक्टर्स, नर्सेज, हम लोग भी अपने हाथ साफ रखते हैं ताकि अगेन हम जरासीम एक से दूसरे को मुंतकिल ना करें। सो दिस इज़ द सेम प्रोसेस। पंजाब में क्या हुआ है उसका मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली इसकी कॉज क्या है, एंड देयर मेनी रीजंस व्हाई ये फैल सकता है। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात ये ज़रूर है
कि रिकग्निशन डेफिनेटली बढ़ गई है इवन कराची में आई कैन से कि वो केसेस जो पहले हम नहीं डायग्नोज कर रहे थे या जो कम्युनिटी में डायग्नोज नहीं हो रहे थे अब डायग्नोज हो रहे हैं, तो एकदम से लगता है कि ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ऑल राइट, मंकी पॉक्स के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। इससे आपके आने से पहले कल परसों हमारी दीगर डॉक्टर से भी बात हो रही थी और वो ये बताए थे कि वैक्सीन मंकी पॉक्स की पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस पाकिस्तान में इसका क्योर किस तरह से किया जा रहा है? तो देखिए एमपॉक्स का बिल्कुल वैक्सीन है एंड वैक्सीन इवन पूरी दुनिया में कम ही अवेलेबल है। ये उन वैक्सीन में शामिल नहीं है जो कि हम रूटीन में लगाते हैं। इनफैक्ट इसकी वैक्सीन यूजली सिर्फ जो हाई रिस्क लोग होते हैं जिनका रिस्क ज़्यादा होता है, अगर कोई ऐसा आपको ग्रुप मिल जाता है तो उनको और उनके गिरदनवा लोगों को दी जाती है, सबको नहीं दी जाती है। वैक्सीन जो है याद रखें क्योर के लिए या इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो बचाव के लिए होता है। इलाज के लिए यूजली इसकी एक दवाई भी है जो कि जिस पे तहकीक हो रही है वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मगर जनरली ये इन्फेक्शन वक्त के साथ बेहतर हो जाता है अनलेस आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है या आपके दीगर दूसरे मसले मसाइल। सो दैट इज़ द थिंग डॉक्टर साहब कि ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। अगर इसको कैटलिस्ट के तौर पे काम ना करने दिया जाए तो ये कंट्रोलेबल है। सो ऑन दोज लाइंस प्रिकॉशंस क्या हैं अगर किसी को हो जाता है तो आई थिंक इसमें हमको दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। एक तो किसी को हो जाए तो प्रिकॉशंस क्या हैं, तो वो बहुत सिंपल है। अगर आप घर पे हैं तो फिर आप अलग रहें। ऑब्वियसली कमरे में अगर आपके पास ऐसा है कि आप अलग रह सकते हैं, वो कोई आपके पास जाए तो बेहतर है कि ग्लव्स पहने और ग्लव्स उतार के ऑब्वियसली हाथ साफ या हाथ अल्कोहल जो होता है उससे साफ करने की ज़रूरत है, जो हैंड रब होता है नॉर्मल वाला। एंड देन अगर आप के घर में कोई ऐसा जिसको शदीद बीमारी के चांसेस लगने के ज़्यादा हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, एज बहुत कम या बहुत ज़ईफ़ है, तो वो आपके पास ना जाए। मगर द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट विच वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे अस्पताल जो हैं, हमारे क्लिनिक जो हैं वो सेफ़ हों। बिकॉज़ याद रखें कि ये तो एमपॉक्स है जो कि अगेन इस तरह से आउटब्रेक हुआ है, मगर इस तरह से हम दूसरे इन्फेक्शन भी देखते हैं। एचआईवी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि अगेन बच्चों में फैल रहा है, अगेन इसी वजह से क्योंकि अस्पताल में वो एहतियात नहीं हो रही जो कि होने की ज़रूरत है। ऑलराइट, डॉक्टर फैसल महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू से जो उन्होंने देखा है वो ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। सेहत है भाई, जान है तो जहान है, तो अपना भरपूर ख्याल रखें। और ये खुद जानलेवा नहीं, लेकिन अगर इसको ज़्यादा आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये मसाइल पैदा करती है। विद दैट एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट जब आपके मुल्क में हो रहे हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स की आमद का सिलसिला जारी हो, तो ऑब्वियसली लीग का मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। और ऐसे में जब पेशावर ज़ल्मी इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस एडिशन में, हमने देखा कि उन्होंने अपनी 5वीं फतह हासिल कर ली है। मैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुल्तान वर्सेस पेशावर कोई तगड़ा मुकाबला होगा, बिकॉज दोनों टॉप ऑर्डर की टीमें नज़र आ रही हैं इस PSL में, और शायद मुल्तान न कुछ कर पाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हम थोड़े से शायद डिसीव भी हो गए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद नाहिद राना नहीं होंगे और इसका इम्पैक्ट कल पेशावर की टीम पर रहेगा, लेकिन एक तो ये कि जेम्स वेन्स की वापसी हो गई है। ऑन द अदर हैंड साइड आज से बांग्लादेशी दोनों पेसर्स जो हैं वो अब पेशावर का हिस्सा नहीं होंगे। अब देखना ही होगा कि अगले मैच में उनकी स्ट्रेंथ कितना बोलती है या नहीं। अब जावेद अफरीदी ने, जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया तमीम इकबाल का कि आपने 2 मैचेस मज़ीद जो है इनको रुकने के लिए दिए, इसलिए आपका शुक्रिया तो बाबर आजम ने भी किया होगा। लेकिन अब आगे क्या मामलात रहेंगे एंड मुल्तान सुल्तान के साथ कल क्या हुआ, इसी पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू जनाब। अवैस भाई, मुझे जो ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ से नहीं है कि बाबर नहीं चला या वो नहीं चला, हर मैच में नहीं चलेगा। शान मसूद चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोग ये भी कहते हैं कि नहीं वो तो मिडिल ऑर्डर नहीं है तो क्यों खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है उन ऑलराउंडर्स पे जिनको हम पे पिछले इतने अरसे से मुसलत किया गया है। कल वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। मोहम्मद नवाज़ हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए, या एंड लोअर मिडिल ऑर्डर पे जिन पे हमने हार्दिक पांड्या बनाने पे तकिया किया हुआ था, मोहम्मद वसीम जूनियर को, वी गॉट एक्सपोज्ड अगेंस्ट पेस। मतलब पाकिस्तान बीइंग एक्सपोज्ड अगेंस्ट पेस, कब सोचा था हमने ऐसा होगा? देखिए, अगर पाकिस्तान स्पेशली अगर बात करें तो कराची की विकेट आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है इस दफ़ा। आपको पता है कराची उसमें ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज़ किया गया है, फिर नाहिद राना को काफ़ी उसमें निप भी मिलता रहा है। जो थोड़े पेसी बॉलर्स हैं, पिटल सिडल की आप बात कर लें, उनको भी काफ़ी अच्छा उसके अंदर आपने देखा होगा कि निप मिल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन भी उन्होंने बहुत अच्छी की है। कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें
शाहीन वगैरह यूटिलाइजेशन आपको अच्छी नज़र ज़रूर आई है। लेकिन जब आपने अपने ऑलराउंडर्स की बात करते हैं जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, नवाज़ की बात करें, वो बहुत बड़ा एक डाउनफॉल उनकी परफॉर्मेंस में ज़रूर आपको नज़र आता है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। विद द बैट आप बात कर लें, विद द बॉल आप बात कर लें, मैं कल खुद फील कर रहा था, आई नो ही इज़ एन एक्स फैक्टर फॉर मुल्तान सुल्तान क्योंकि एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, लेकिन उनकी जगह मोमिन कमर एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास मौजूद था क्योंकि पिछले मैचेस में जो मुल्तान के लिए वो खेला उसने परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है, लेकिन शायद सीनियरिटी की वजह से उनको ज़्यादा एज दिया गया हो। यही तो थोड़ा सा एक इशू पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कुछ टीम्स का है कि वो ज़्यादा, जैसे रावलपिंडी की आप बात कर लें, उन्होंने भी जो बेंच लाइनअप के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको टेस्ट आप कर सकते हैं, उन पे वो ज़्यादा रिलायंस है, ज़्यादा भरोसा नहीं करे, वो उन बड़े नामों पे कर रहे हैं जो पाकिस्तान या थोड़ी क्रिकेट ज़्यादा खेल चुके हैं कि नहीं यार वो हमारे पूरा पासा पलट के देंगे, तो कि जो कि उनके अगेंस्ट चल रहा है इस चीज़ में। लेकिन एक अच्छी बात इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ये हुई कि कुछ यंगस्टर्स की बात करूँ जिनको अभी तक टेस्ट किया गया है, चाहे इस्लामाबाद की बात आप कर लें, चाहे आप पेशावर ज़ल्मी की आप थोड़ी-सी एक ऑप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ले लें मुल्तान सुल्तान की आप बात कर लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें, तो बड़ा एक अच्छा आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा एक सिक्योर है, पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा एक अच्छे हाथ में है। लेकिन फिर बात वो होती है कि क्या ये लड़के इतने रेडी हैं कि पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सके? मेरे लिए हमेशा मैं कहूँगा नहीं। आपको इनको कम से कम साल 2 जोन से भी डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी है। इनको हर कंडीशन के अंदर अपने आप को यूसेज इनको आनी चाहिए। पाकिस्तान शाहीन्स के टूर हैं वो करवाने चाहिए, तब जाके आप एक प्रॉपर प्लेयर को उतारते हो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए। वरना ये वही लड़के हैं जो कि आएँगे 2-3 मैचेस के अंदर शायद अच्छा परफॉर्म करें, 5-6 मैचेस में नहीं करेंगे ठीक है। और फिर हम जाके बैठ के तनकीद करेंगे इनको क्यों लेके आप अवेश टीम भाई में आए। हम लोग ऑलराइट अवेश भाई हम इससे पहले हम देख रहे थे, हम माइक हैसन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि भैया आप अपने चलते फिरते बैटर्स को क्यों ऑलराउंडर बनाने पर तुले हुए हैं। एज आई स्पीक हम ये बार बार बात करते हैं कि जी आपके वो बॉलिंग ऑलराउंडर्स कहाँ हैं जो आपको अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के बाद नहीं मिले। जब भी ये बात की जाती है तो लोग कभी फ़हीम का नाम ले लेते हैं, कभी वसीम जूनियर का नाम लेते हैं, लेकिन अगैन कल वो पेस के अगेंस्ट फैसल वाली बात बुरी तरह से एक्सपोज हुए। व्हेन आई स्पीक ऑफ नाहीद यस उसकी गेंदें बहुत तेज़ थी, लेकिन मे आई से दैट कि बहुत वेरिएशन नहीं थी। इट वाज गुड लेंथ एंड गुड पेस, सो आर बैटर्स कंप्लीटली गॉट एक्सपोज ओवर देयर। व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास क्या है बकेट में? देखिए थोड़ा सा अगर ज़ल्मी के बारे में अगर बात करें तो उनको एक क्वेश्चन क्या मिल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर के 25, 30 या 35 रन प्लस जो उनसे हैं उनके बैट्समैन करें। मैं ऊपर की इनिंग्स की अगर आप बात करें, क्योंकि बाबर आजम बहुत राइट टाइम के ऊपर वो बाबर आजम नज़र आ रहे हैं जो कि बाबर आजम जाने जाते थे। कुसाल मेंडस फॉर्म इन द लाइफ मैं कहता हूँ कि जिस तरीके की उसकी फॉर्म लगी हुई है, फिर नीचे जाके कुछ स्कोर होता है तो 25 या 35 रन का उनको एक क्वेश्चन मिल जाता है मार्जिन, जो कि अच्छा एक टोटल ऑन बोर्ड लेके जाता है। नहीद राना का एक प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप उनका रिदम भी चेक करें तो वो जिस तरीके से अपना स्लोअर वन भी बीच में नहीद राना अपना करवाते हैं, तो उनका जो स्लिंगिंग थोड़ा सा एक्शन आपको पता है उनका स्लिंगिंग एक्शन है, वो इतना ज़्यादा जल्दी पिक नहीं करने देते अपने आप को। उनका पे शॉर्ट ऑफ द लेंथ की बात करें तो वो गुड लेंथ स्पॉट को हिट द टेक हार्ड जॉनसन को एक तो अपना हाइट का फैक्टर भी है, ऊपर से पेस का फैक्टर है, उसको ज़्यादा वो अपना हिट करते रहते हैं राइट ऑन द टारगेट एरियाज को, जिसकी वजह से प्लेयर्स डिस्टर्ब होते हैं। कल भी बड़ा एक अच्छा कॉन्टेस्ट था नहीद राना वर्सेस स्मिथ का, जिसमें स्मिथ को उन्होंने काफ़ी डिस्टर्ब किया। लेकिन आपकी राइट पॉइंट थी कि जिस वक्त ये जो सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्या है कि जब स्क्वाड्स टूटते हैं, खास करके जो एक सेटल स्क्वाड है, उनको फिर वापस उस शक्ल के अंदर लेके आना मुश्किल होता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में वो लाहौर कलंदर के लिए होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स उनके वापस जा चुके हैं नेशनल ड्यूटी पे। पेशावर ज़ल्मी में भी अब नहीद राना नहीं होंगे, ये भी थोड़ा सा, अब इस्लाम की बात करें वो भी नहीं होंगे, तो ये थोड़ा सा ज़रूर इनके लिए मैं कहता हूँ प्रेशर सिचुएशन होगी, क्योंकि इनका जब आप बॉलिंग लाइनअप देखते हैं वो बड़ा एक यंग बैटरी बॉलिंग लाइनअप है। उनके अंदर सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस पेस बैटरी बैठी है, वो शाहनवाज धानी, उसके अलावा ऐसा कोई एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। लेकिन कल जो एक इनिंग्स जो अच्छा मुझे लगा स्टार्ट था, वो खास करके हारिस का, जब उसने कल 38 किया 17 बॉलों में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हारिस एक वीक लिंक आपको इनकी इनिंग्स में नजर आता था कि वो स्टार्ट ऐसा अच्छा दे नहीं सकते थे। लेकिन एक प्लेयर की बात शायद आपने भी कल की हो, मैं भी करना चाहूंगा, वो सुफियान मुकीम है। 3 विकेटें, मैच विनर, और वो विकेट्स जो सबसे बड़ी विकेट्स थी जिसने पूरा का पूरा मैच का मोमेंटम ही पलटा। मैं फिर बात करूंगा एक वो प्लेयर जिसको वर्ल्ड कप में आपको कैरी करना चाहिए था, आप उसको ड्रॉप करते हो। सिर्फ एक मैच पिछले साल मुझे याद है, आई गेस ज़ल्मी के लिए ही था, एक मैच खराब गया तो उनको पूरा पाकिस्तान सुपर लीग बाहर बिठा दिया भाई, इफ यू अलाउ मी, मैंने पाकिस्तान सुफियान मुकीम पे थोड़ी सी लंबी बात करनी है, लेकिन उससे पहले व्हाट्स अपडेट ऑन बाबर। बाबर ने कल जो इनसाइड आउट छक्का मारा, उसके बाद बाबर कभी अनफिट होता नहीं है, एक ये इसके साथ बंदे के साथ है वही चीज़।
क्या है, क्यों हुआ था? कोई इससे पहले वाले मैच में उनको बॉल लगा था तो उसका इफेक्ट अब आया? व्हाट्स द अपडेट? इज ही फिट नाउ? हाँ मैन ही इज फिट अपना, उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर फिटनेस का मसला होता तो शायद वो नहीं फील्डिंग करता। करने ना आते। तो आपको पता है, क्योंकि डेफिनेटली जब बॉल का एक इम्पैक्ट होता है, और खास करके बॉल उनको लगी भी यहाँ पर थी, अपना गर्दन के ऊपर लगी थी, तो वो मसल्स पुल हो जाते हैं, क्योंकि आपके बैक टू बैक मैचेस भी यहाँ पर आपको पता है खेले गए हैं, एज सच को रेस्ट उनको मिला नहीं है। वो 100% फिट है, क्योंकि उनकी फील्डिंग के अंदर भी आप देखें, एक चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि बाबर आजम की फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त, आपको डिफरेंट बाबर आजम नज़र आते हैं, कि नज़र आता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंट अपनी बाबर आजम। पे काम किया हुआ है, कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वो बैट से स्कोर भी कर रहे हैं। एक और भी चीज़ होती है ना कि जो डग आउट बाहर बैठा हुआ है, मुझे याद है कि हाजी अकरम पे बहुत लोगों ने सवाल उठाया था कि यार इतना पर्स किधर लेके जाना है, आप कौन से प्लेयर्स को पिक कर रहे हो। और उस वक्त मैं खुद अजहर महमूद के साथ उस वक्त शो कर रहा था वर्ल्ड कप के अंदर ट्रांसमिशन में, तो अजहर भाई ने मुझे मजाक से कहा था, मैं तुझे बताऊंगा जब पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होगी कि पर्स कितना तगड़ा था और क्या नहीं था। और वो नज़र भी आ रहा है जिस तरीके से उन्होंने काम किया हुआ है, क्योंकि एक चीज़ तो मुझे नज़र आती है बाबर आजम की, यहाँ डगआउट की, पेशावर की बात करें, कि उन्होंने बाबर आजम को बैकएंड से एक पूरी सपोर्ट दी हुई है मैनेजमेंट ने, कि यार आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, आपने अंदर जाके किस तरीके से टीम को खिलाना है आपके ऊपर है, और ओके। आपने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, हमें वो स्ट्राइक रेट वाला बाबर नहीं चाहिए। और वो प्लस पॉइंट भी है, देखें जिस तरीके से वो आके खेल रहा है। कल मुझे पता है कि वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन जो उन्होंने इनिंग्स खेल चुके हैं पेशावर के लिए अभी तक, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है टॉप ऑर्डर के ऊपर। आप जिस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, लेकिन चैलेंज जरूर आएगा। मैंने कहा ना, स्क्वाड अब चेंज होगा, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज इनके लिए आएगा, तो अब देखने वाली बात है उसको कैसे कॉप अप ओके, करते हैं। ऑलराइट, जस्ट वन लास्ट थिंग, सुफियान मुकीम, द स्टैट्स आई एम आउटस्टैंडिंग। 30 रन 3 विकेटें, 21 रन 3 विकेटें, 18 रन 3 विकेटें, 32 रन 4 विकेटें। अभी भी अगर सुफियान मुकीम को मौका नहीं मिलता नेशनल टीम में, देन सुफियान मुकीम, आई एम सॉरी बट शुड कंसिडर मैरिंग। यही रह गया ना उनकी जिंदगी में, वो शादी कर लें किसी से, क्योंकि और तो रह नहीं गया। मैं इससे आगे बढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे आप समझ रहे होंगे कि मैं जाना कहाँ चाह रहा ही हूँ। इज ऑलरेडी कंसीडरिंग इंटरनेशनल मैरिंग? लीग्स मेरे ख्याल अच्छा। में। देखिए मसला सुफियान मुकीम का, मैंने कहा ना कि आप उसको सिर्फ एक मैच की वजह से बाहर बिठा देते हो पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में। पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ कि उसका वो अच्छा एक मैच नहीं गया, तो आपने कहा जी राइट ऑफ कर दो, कि ही इज नो मोर टू सीन ऑन। आप पाकिस्तान टीम से उसको ड्रॉप करते हो। मुझे क्या अच्छी चीज़ लगती है कि सबसे अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट एक बंदा बैकएंड पे रह के परफॉर्म करता है। पाकिस्तान शाहीन टूर की बात करें आप, उसने परफॉर्म करके दिया। पाकिस्तान जब आपको याद हो हमने बांग्लादेश से एशिया कप इमर्जिंग जीता, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था सुफियान मुकीम का। उसके बाद स्टिल पाकिस्तान टीम में पिक नहीं किया गया। वर्ल्ड कप के अंदर मैं आज भी फील करता हूँ उसकी बहुत ज़्यादा आपको कमी महसूस हुई थी बेंच लाइनअप के ऊपर, कि आपके पास एक ऑल्टरनेट प्लेयर मौजूद होता है। फॉर मी बहुत से लोगों ने ये भी बात की थी कि उस्मान तारिक और क्या इब्रार को एक साथ खेलना चाहिए, इसमें कोई हर्ज तो नहीं था। वो दोनों अगर खेलते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। वो 8 ओवर देख लें क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, कुछ इकॉनमी रेट को निकालते हैं। जिस दिन वो परफॉर्म नहीं करते उस दिन आपके सामने क्वेटा ग्लैडिएटर्स जोन सी नोवे सीन होती है मैच के अंदर। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इम्पैक्टफुल होते हैं। सुफियान मुकीम का जो बैक टू बैक परफॉर्मेंस है, मेरे लिए एक प्लेयर जो सा सबसे बड़ा वो जवाब देता है अपनी परफॉर्मेंस से। उसने अपने बॉल से जवाब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप जितना मर्जी मुझे बाहर रखें, मैं एक टैलेंटेड प्लेयर हूँ। और कल जो उसने विकेट्स ली हैं 3, ये वो विकेट्स थी जो इस मैच को जितवा सकते थे। क्योंकि आप मुल्तान की बैटिंग ऑर्डर की बात करें, बहुत तगड़ा बैटिंग ऑर्डर है, कोई हल्का उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं है। उसने आके पूरा का पूरा मैच ही पलट दिया था, आपको पता है। वरना जब स्टार्ट ऑफ की बात करें, बड़ा अच्छा एक पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम, इतने प्रेशर के अंदर आके वो जो विकेट्स ले रहा है, दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम कि वो कितना टैलेंटेड है लड़का। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से उन्होंने ओपनिंग ऑर्डर ब्रेक किया, कल फरहान अगर होते तो शायद मैच की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बहुत शुक्रिया वैसे, वंडरफुल टू होस्ट यू वन मोर टाइम अबाउट PSL। जनाब अब ज़रा बात कर लेते हैं कराची में मौसम की। कराची में मौसम 2-3 दिन से बहुत गर्म है और लोग सोच रहे हैं कि जिन ACOं की उन्होंने अभी तक सर्विस नहीं कराई थी, कराएं और जल्दी से चलाना शुरू कर दें। द लॉट ऑफ पीपल हु थॉट कि शायद ये गर्मी इतनी अच्छी नहीं आई अभी तक और शायद नहीं आएगी, बट टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री तक पहुँच गया है। लोग परेशान हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी भी है, हब्स भी हो रहा है कराची में और हवाएं भी गर्म चल रही हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अंजुम साहब, क्या हुक्म है कराची के लिए मौसम सरकार का? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, पिछले दिनों वाकई कराची ने एक एटलीस्ट वन डे जो है वो हॉट एक्सपीरियंस किया, जब 39.5 तक हमारा टेम्परेचर चला गया था। लेकिन उसके बाद से जो है वो कल से फिर सब्सिडेशन है। अभी भी टेम्परेचर की रेंज जो है वो 35-36 तक रहेगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अप्रैल का नॉर्मल ही है। और आने वाले 8 से 10 रोज़ के दरमियान भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट यही तकरीबन
34 से 36 या 37 डिग्री तक रह सकता है, जो कि अप्रैल के हिसाब से ऑलमोस्ट नॉर्मल है, क्योंकि हम मिड ऑफ अप्रैल तक आ गए हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर अप्रैल वाज वेरी हॉट फॉर कराची, और अभी मजीद जो है वो अगले 8 से 10 दिन तक टेम्परेचर में कोई एब्रप्ट हायर साइड नज़र नहीं आ रही है। सही है। अच्छा, एक तो ये कि गर्म हवा और फिर ये कि धूप बहुत तेज़। कराची में अक्सर ये होता है कि गर्मी होती है लेकिन ब्रीजी होता है, ठंडी हवा रहती है, तो आपको उतना फील नहीं होता। फील्स लाइक क्या है और उसकी वजह क्या है? देखिए, अभी फील्स लाइक भी ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पे ही चल रहा है। रीज़न ये है कि अभी ह्यूमिडिटी का वो लेवल नहीं है जो कराची में जुलाई में जाकर होता है। आप ये देखेंगे जुलाई में क्लाउडीनेस भी होती है, थोड़ी बहुत हवा भी होती है, ताहम ह्यूमिडिटी जो है वो हायर साइड पे होती है। ऑलमोस्ट जो एवरेज होती है वो 50+ होती है। तो सही। उसकी वजह से ये होता है, जो आपको सफोकेशन फील होती है, ज़रा सी हवा रुकती है तो सफोकेशन ज़्यादा हो जाती है और फील्स लाइक जो है वो बढ़ जाता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा होता है उससे 4 से 5 डिग्री ज़्यादा ही होता है। ताहम आजकल जो है वो दिन के औकात में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जिस तरह पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी होती है, तो गर्मी का एहसास होता है कि लू किसी जो फीलिंग होती है वो टाइप फील हो रही है अभी कराची। ओके, खुदा ना खास्ता कोई हीट स्ट्रोक या इस तरह की चीज़ आने वाले दिनों में? देखिए, एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो मुल्क के बलाई इलाकों को तकरीबन 16 तारीख से मुतासिर करने जा रहा है, जो कि 19 तक लास्ट करेगा। तो इस दौरान तो हम इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि 22-23 तारीख तक तो कोई टेम्परेचर बढ़ने के इम्कानात नहीं है जिसको हम हीट वेव कह सकें। ताहम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ में भी टेम्परेचर थोड़े से राइज हों, लेकिन एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला बाय द एंड स्टार्ट ऑफ मई आता हुआ पाकिस्तान की तरफ नज़र आ रहा है। तो माइट भी कि फिल वक्त हम हीट वेव की तरफ ना जा सकें। अरे दैट्स अ ग्रेट थिंग, अगर हमें हीट वेव का कोई खदशा नहीं है। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो कराची वाले ये सोच के बैठे हुए थे कि इस दफ़ा अप्रैल में गर्मी ज़्यादा लेट आई है, तो उनके लिए खुशी का अब तैयारी कर लें, अब गर्मी आने वाली है। थोड़ा लेट है लेकिन अब आगे जाके गर्मी ज़्यादा होने वाली है। वाल इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात और नहीं रुक रहे हैं ये, और गुज़िश्ता शब एक ऐसा वाक़या पेश आया कि वो उससे अब क्या कहें, मसले मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। अब सिर्फ ये वाक़यात सुने और सर धुने। एक भाई दो बहनों को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था, सड़क में गड्ढे थे, वो बाइक एक गड्ढे में लगी क्योंकि उस सड़क पे कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थी और अंधेरा था, और जैसे ही वो गड्ढे पे बाइक लगी है वो बहन गिरी है और पीछे से आने वाले हैवी ट्रैफिक ने उसको कुचल दिया है। अब मैं इस पर नहीं जिम्मेदार ठहराता हैवी ट्रैफिक को, नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस पर। आई थिंक Yes. हमें अपने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सड़क पर मौजूद हम देखते हैं कई ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, रात के अंधेरे में तो वहाँ कुछ नहीं दिखता, और फिर गड्ढे वगैरह होते हैं। और फिर जिस तरह से एनी शाहिदीन बता रहे हैं कि वहाँ पर एक स्लिपरी पैच भी है, बारिशों में वो ख़राब हुआ, उसके बाद 4 दिन से वो मज़ीद ख़राब होता चला जा रहा है। जब उस तरफ बाइक या रिक्शा वगैरह टर्न होते हैं तो वो स्लिप हो जाते हैं और पीछे से आने वाला कोई भी हैवी ट्रैफिक जो है उसको अफेक्ट करता है। इसी पर बात करते हैं। खुर्रम गुलजार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे डिटेल ले लेते हैं कि ये वाक़या पेश कैसे आया है। खुर्रम गुलजार, गुड मॉर्निंग, बताइएगा ये वाक़या पेश कैसे आया, किस जगह पर आया, एनी शाहिदीन क्या बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले उस मुकाम का मैं आपको जिक्र करूँ जो नागाबाद से साइड एरिया की जाने जाने वाली जो सड़क है। साइड एरिया की इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि सारा हैवी ट्रैफिक जो है सुपर हाईवे से जब कराची में दाखिल होता है तो नागाबाद से होता हुआ वो साइड एरिया की जाने जाता है। इस सड़क से लाजमी हैवी ट्रैफिक को गुजरना है, लेकिन इस सड़क का जो हाल है वो इंतहाई खराब है। जगह जगह से सड़क जो है वो टूट का शिकार है। यही वजह कल बनी बहुत सी जो दो बहनें टायर पहले कुचल गई, जो कि ऑयल टैंकर था, 22 व्हीलर बता रही थी पुलिस के वो ऑयल टैंकर है, जिसके ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया। मोटरसाइकिल से दो बहनें अपने भाई के साथ घर से खाना खाने के लिए जाने के लिए निकली थी। ये खौफनाक हादसे की नजर हुई। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल उस ट्रॉलर के ऑयल टैंकर के जो है वो करीब से गुजरी है तो आगे गड़ा आ गया, जिसकी वजह से गाड़ी अनबैलेंस हुई मोटरसाइकिल, और जो दोनों बहनें हैं वो राइट साइड पे गिरी, जबकि मोटरसाइकिल सवार जो भाई था मोटरसाइकिल समेत वो लेफ्ट साइड पे गिरा। राइट साइड पे गिरने की वजह से जो साथ से गुजरने वाला ऑयल टैंकर था
उसकी जद में आई दोनों बहनें और वो मौके पर ही जाबाज हो गई। 17 साल ईस्टर और 25 साल ईगल के नाम से जो मुनासिब करीबी इलाके की वो रिहायशी बताई जा रही थी। साहब ये तो वो हादसा तो जो कल हुआ, इससे पहले होने वाले हादसा की यही सूरत-ए-हाल सामने आई। जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से इंस्पेक्टर टीम बनाई गई क्योंकि वो इंस्पेक्शन करती है कि हादसा कैसे हुआ, इस बारे में मालूमात देती है और फिर इस बात को क्लियर किया जाता है कि वो ड्राइवर की गलती थी या कोई और वजह। तो इस दौरान में मैं आपको बात करूँ कि तकरीबन 3 दिन के दौरान ये तीसरा ऐसा हादसा है जो कि रोड की खराबी की वजह से पेश आया। खुर्रम, तो कब से ये सड़क पेश आया? कब से ये सड़क ऐसे ही है? देखिए ये सड़क को तकरीबन 3 माह का करीब का अर्सा गुजर गया, क्योंकि जब मेरा रात में वहाँ जाना हुआ था तो लोगों ने ये कहा था कि बारिश के बाद ये जो सड़क है वो मजीद खराब हो गई है। इससे पहले ही टूटी फूटी सड़क थी, लेकिन जब बारिश का पानी जमा हुआ गड्ढे में और जब गाड़ियां गुजरना शुरू तो मजीद सड़क और खराब हो गई। मैं जिस दुकान पे खड़ा हूँ उसके अंदर से आप देख सकते हैं कि ये वो सड़क थी जो इतना खराब थी, लेकिन बारिश का पानी यहाँ जब बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मतलब हैवी ट्रैफिक अगर यहाँ से गुजरे तो गाड़ी लाजी फंसेगी या किसी भी हादसे का शिकार होगा। और रवा साल में ये हादसा इंतहाई हद तक पहुंच चुके हैं। आज 104 दिन हो चुके हैं साल के, और जो हादसा की शरह है वो 287 हो चुकी है। जबकि ताज़ा तरीन में आपको अपडेट दूँ तो अब से कोई 30 मिनट पहले का एक हादसा हुआ है हब रिवर रोड पे, उसमें भी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार जो कि नौकरी पे दो से जा रहे थे, जिसमें से एक जांबाज हो चुका है, दूसरा जख्मी है। जांबाज और जख्मियों की लाशें अभी जो है वो कुछ देर पहले कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। खुर्रम, आपके पास क्या जी आप नंबर बता रहे थे, प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, रवा साल के ये 104 रोज गुजर चुके हैं, इसमें 288 अपराध जो है वो जांबाज हो चुके हैं, जिसमें जांबाज होने वाले मर्दों की तादाद में वो 211 हो चुकी है। खवातीन की जो तादाद है वो 39 हो चुकी है। इसी तरह बच्चों की बात करें तो 29 बच्चियां इस टाइप के हादसा में जांबाज हो चुकी हैं और 9 बच्चे शामिल हैं, क्योंकि ऑयल टैंकर और वाटर टैंकर, ये बच्चे जो है ये वो बच्चे उसके हादसा हैं जो कि गली मोहल्लों में खेल रहे होते हैं, और वाटर टैंकर जो घरों में पानी देने के लिए आता है। पूरे कराची में खुर्रम अगर हम बात करें, खास करके उन रोड्स की अगर हम बात करें जहां से हैवी ट्रैफिक गुजरता है, वहां पर रात में स्ट्रीट लाइट्स की क्या सूरत हाल है? सड़कों का तो हमें पता है कि वहां से रोज हैवी ट्रैफिक गुजरता है, वो कभी भी रिपेयर नहीं हो पाती, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, शहर में स्ट्रीट लाइट मौजूद है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से उनको सप्लाई भी दी गई है, लेकिन ये जो जिला इंतजामिया का काम है, इसके कनेक्शन जो है वो जो भी इलाके के अंदर जो है जो मेन रोड की जो लाइट है वो इलाके के टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है देखना। इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। इलेक्ट्रिक का तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पे लाइटें भी लगाई हुई हैं। अगर मैं गली मोहल्लों की बात करूँ तो एक चौक की बात करें तो वहाँ पे लाइटें मौजूद हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस को इसका ख्याल रखना, इसकी जिम्मेदारी जो है वो टाउन चेयरमैन के जिम्मे में आती है। टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि उसकी कंडीशन क्या है, अगर कोई खराबी है तो वो कंप्लेन करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि टाउन चेयरमैन के हुदूद में बहुत सारी गलियां सड़कें मौजूद हैं जो कि तामीर नहीं हो रही है, और उसको उसकी जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल खुर्रम, मेरे ख्याल से तमाम, क्योंकि जब भी हुकाम से बात होती है तमाम तर जिम्मेदारी तो आवाम की है। आवाम जब निकले तो हेलमेट पहन के निकलें, आवाम जब निकले तो ये देख लें कि स्ट्रीट लाइट है या नहीं, आवाम देख लें कि गड्ढे हैं या नहीं, आवाम देख लें कि सड़क पे पानी पड़ा है तो, और आवाम फिर ये भी कर लें कि घरों से निकला ही ना करें, क्यों ना घर में रहें। थैंक यू सो मच खुर्रम गुलजार, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मौजू की जानिब बढ़ते हैं और कराची में मैट्रिक के इम्तहानात क्या सिचुएशन है इनकी। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि एडमिट कार्ड्स के इश्यूज़ आए, वो किसी तरीके से मामला हल हुए, उसके बाद फिर पेपर लीक होना शुरू हुए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस फॉर्मेट के पेपर आ रहे हैं उससे पेपर लीक हो जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है बॉस। मुबैना इश्वर सतानी, इम्तहानी मराकज़ के अचानक तब्दीली, और जो मराकज़ हैं, जो सेंटर्स हैं, वो खुद कैसे हैं, ये एक सवाल खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और सूरत हाल उस वक्त मज़ीद संगीन हो गई जब इम्तिहान से कबल ही सोशल मीडिया पर, जैसे फैसल अभी बता रहे थे कि एग्ज़ाम्स गर्दिश कर एग्ज़ाम पेपर्स जो थे वो लीक आउट हो गए, और ये कहा गया कि जी MCQs बेस्ड जब एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें चीटिंग का उतना मार्जिन रहता नहीं है। लेकिन ये कि बात यह है कि ये सिस्टम के फेलियर की निशानदेही करता है कि किसी भी एग्ज़ाम के तमाम तर क्वेश्चंस लीक आउट कैसे हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, तमाम तर इंतजामात के बावजूद ये कैसे मुमकिन हो जाता है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन साहू साहब हमारे साथ इस पर होंगे, उनसे इस पर बात करेंगे कि ये क्या मामलात हैं। कभी सेंटर्स में बिजली नहीं होती, कभी बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिलते। गुलाम साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बच्चे बड़े परेशान रहे, पहले उनको गुलाम साहब से इस पर रब्ता करेंगे। बच्चों की परेशानी मेरे
ख्याल में फैसल ये डिसाइड करती है कि उनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर कितनी मेहनत कर पाएंगे, जो छोटे बहन भाई हैं क्या उनको वो मैट्रिक के सिस्टम में पढ़ाना चाहेंगे या नहीं पढ़ाना चाहेंगे। ये आपके एक एग्जामिनेशन का एक तरीकाकार है, साल साल से चला आ रहा है और साल साल से इसमें डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं और इम्प्रूवमेंट्स नहीं नज़र आती नो मैटर व्हाट। इस हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। हम इस पे गुलाम हुसैन सोहो साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और फ़ौरन से हम बात करते हैं चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो साहब हमारे साथ मौजूद है। गुलाम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम हुसैन साहब क्या शिकायत आ रही हैं इस बार के इम्तहानात के इंतज़ामात में, प्लीज़ बताइए हमें। शिकायत डेफिनेटली हमारी जो सोसाइटी है, प्रॉब्लम रिडन सोसाइटी है एंड इनकॉम्पिटेंसी भी है, उसमें मैं समझता हूँ 99% तो हमारे मामला बेहतर हैं। इम्तिहान सेंटर्स अच्छे चल रहे हैं, पेपर बेहतरीन बन रहे हैं, बच्चे भी मुतमईन हैं। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड रिब्रिक बेस्ड हमने क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्ट किए हैं जो लास्ट 2 डिकेड्स से इस तरह के पेपर नहीं आए थे। We are marching towards O level and A level standards, लेकिन कुछ सेंटर्स में हमें मालूम हुआ, कल भी हुआ था, परसों भी, कि नकल करवाई जा रही ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में। अच्छा। तो हमने उनमें से 2 सेंटर्स को कैंसिल भी किया है, ब्लैक लिस्ट किया है। आज एक सेंटर का फिर मुझे कोई इत्तला आई है तो हम उसको भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह डिटरेंस हम दे रहे हैं, लेकिन सोसाइटी एज अ होल जो है ना वो बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते जो इम्तिहान में पास करवाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी और पेरेंट्स की और स्कूल की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिल के हम बच्चों को ये एहसास दें कि हम जो इम्तिहान, हम जो है ना टैलेंट को रिवार्ड करें, कॉपी को रिवार्ड ना करें। तो अल्लाह बेहतर करेगा, हम पूरी कोशिश कर गुलाम रहे हैं। साहब क्या वजह हुई थी कि पहला पेपर जो है वो लीक हो गया था, 15 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर अवेलेबल था? ये पेपर लीक इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे पूरे कराची में मुझे 9:30 बजे पेपर शुरू करवाना है। ऐसे नहीं है कि 9:30 बजे पेपर मेरे बोर्ड से निकलेगा और फिर 9:30 बजे वहाँ शुरू होगा। लाजमी इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने 25 हब बनाए हुए हैं, 25 सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ से दूसरे सेंटर सामान पेपर्स लेके आगे बढ़ते हैं। जो हब तक लोग जो है ना आधा घंटा या पौना घंटा पहले पहुंच जाते हैं, फिर हब से जो 20-25 सेंटर दूसरे एसोसिएटेड है वो लेके जाते हैं। हम 10 से 15 मिनट पहले पेपर देते हैं। लाजमी 9 बजे पेपर अगर शुरू होना है तो वो 9:30 बजे शुरू होना है तो वो 9:20 पे या 9:15 पे ओपन करते हैं। मीनवाइल ये इस पे भी हमने ध्यान दिया हुआ है कि मीनवाइल फिर कोई ना कोई जो इन्विजिलेटर है या सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो इस तरह को ओपन कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में सर हम इसको डिजिटलाइज कर दें तो आपका जो आमदोरफ्त का है मामला और फिर चीटिंग का जो मामला है, पेपर लीक वाला मामला है, ये रिजॉल्व हो सकता है। तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ क्या जा रहे हैं आने वाले वक्तों में? डिजिटाइज मेरा बोर्ड तो है, लेकिन हर स्कूल में ये फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल प्रिंट की होगी। यहाँ पूरा बोर्ड सारे सेंटर्स को डिजिटाइजेशन, ये सोच रहे हैं हमने पूरा बोर्ड को तो डिजिटाइज कर दिया है, लेकिन हम स्कूलों में भी एक प्रिंटर और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें मीन वाइल एग्जामिनेशन, वो भी हम इस प्रोसेस में भी हैं। इंशाल्लाह 1 या 2 लगेगा, ये बेहतर होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी बच जाएगी। लेकिन फिर वहाँ क्या होगा, फिर हमें बिजली का भी बंदोबस्त करना होगा, जनरेटर भी रखना होगा एंड बेहतर इंटरनेट भी देनी होगी। लेकिन ला महला इस तरफ हमें जाना है, इससे हमारी काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कुछ ऐसी शिकायत हैं कि कुछ इम्तहानी मराकज़ में पंखे पानी नहीं है, ये तो चलें एक चीज़ है, लेकिन कुछ में तो ये शिकायत है कि जो वहाँ पे इंचार्ज हैं इम्तहानी मराकज़ के, वो 5-5 हज़ार रुपये लेके और वो चीटिंग करवा रहे हैं। जी तो ये आप मेजर करें, गेज करें कि हमारी सोसाइटी की मॉरल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल रिस्पांस क्या रहा है। ये इतना नहीं, मैं समझता हूँ कि 1% या समथिंग रिपोर्टेड हुए हैं, उस पर हमने सख्त एक्शन किया है। 2 सेंटर्स हमने जो कल ब्लैक लिस्ट किए हैं
आज एक मुझे सीरियस कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ मेरे कंट्रोलर को एंड असिस्टेंट कंट्रोलर को भिजवा दिया है। तो वी आर इन द प्रोसेस टू पेनलाइज ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व इन मेल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर मीन्स। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको पेनलाइज करें, जैसे दूसरे फिर देख के इस चीज़ों से परहेज करें। ये दिस इज दिस इज रिट्रोग्रेशन इन अ सोसाइटी। हमें इन सोसाइटी के रवैयों को बेहतर करना है ना। एंड आई एम श्योर रवैयों को बेहतर तब किया जाएगा जब सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, तो लोगों को ये डर होगा कि अगर इस तरह की हरकत वो करते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, उनकी नौकरी भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपके भी कल मैंने FIR भी कटवाई है। एक उनका किसी स्कूल का जो है फिजिकल इंस्ट्रक्टर था, तो उस पर हमने FIR भी कटवाई है और मैंने खुद अपना बिल्कुल ठीक है सो साहब, योर पॉइंट टेकन। उम्मीद करते हैं कि जो भी इक़दामात आप ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच आपके वक्त। और अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा शॉर्टली हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। और पूरी दुनिया में ऑब्वियसली हम सब अवेयर हैं अब कि एनर्जी क्राइसिस है और लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे कर रहे हैं जिससे तवानाई को बहुत बचाया जा सके और इस महंगाई से भी बचा जा सके। हुकूमती और अवामी सतह पर तो हम देख रहे हैं कि तवानाई बहरान और महंगाई से निपटने के लिए क्वायत शायरी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है और आवाम से भी ये तलकीन की जा रही है उन्हें और रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि भाई आप सादगी की तरफ आएँ, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल चेंज है जो ख़ास करके हमारे यहाँ इवेंट्स होते हैं, क्या उन पर भी अप्लाई हो रहा है या नहीं, ये एक सवाल है। क्या उसको हम चेंज करना चाहते हैं या नहीं चेंज करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज इवेंट प्लानर नासिर अली खान और इवेंट मैनेजर साहर हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर साहबा, जब से ये चीज़ें आई हैं कि जी आप मॉडिफाई करें और चीज़ें, और एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये आज का नहीं है लेकिन उससे पहले का है कि दोपहर की शादियाँ एंड ऑल, क्या अफेक्ट इससे पड़ता है? क्या कोई बेहतर अफेक्ट आता है अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, और क्या लोग उसके लिए तैयार हैं? लोग इतने तैयार नहीं है लेकिन डेफिनेटली आता है। हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप डे टाइम पे आ जाइए। कभी देयर आर टाइम्स व्हेन होता ये कि बजट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है अगर डे टाइम्स में, स्पेशली इफ़ इट्स अ विंटर वेडिंग। आप विंटर में अगर करते हैं तो आउटडोर वेडिंग कर रहे हैं, इट लुक्स ब्यूटीफुल, एस्थेटिक्स उसके बहुत वो हो जाते हैं। और बिजली लाइटिंग वाइटिंग का सारा इशू हल हो जाता है, देयर कोई सारा इलेक्ट्रिसिटी वाइज। और उसके अलावा मेन्यूज़ अगर आप सही के वो करें तो बजट फ्रेंडली दिन की ज़्यादा होती है, बट एज लॉन्ग एज इट्स इन विंटर। अगर समर में है तो फिर वही बैंक्वेट हॉल्स वही वो, तो फिर उतना शायद फ़र्क ना पड़े। लेकिन फिर भी दिन की शादी से बहुत फ़ायदे बहुत है ना। पूरा आपको आगे का पूरी शाम फारिग हो गई, यू कैन डू सारे आफ्टर पार्टी हो जो भी आपके हैं सारी चीज़ें करते रहें आप बाद में। आई थिंक अगर आप वीकेंड पे रखें उससे भी फ़र्क पड़ता है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इसमें मौसम है, डे है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मंथ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साहब कराची में ऑब्वियसली हम कराची की जब बात करते हैं खास करके, क्योंकि कराची की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पंजाब में मैंने जितनी भी शादियाँ अटेंड की हैं वो डे टाइम है, वहाँ पर ट्रेंड वक्त के साथ नहीं चेंज हुआ। कराची का मौसम फ़र्क है, लोगों की जो ऑफिस की टाइमिंग्स हैं वो भी अलग हैं इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज़। तो कराची में कितना प्रैक्टिकल है अगर दिन की शादी होती है, और क्या हम उससे वाकई ही एनर्जी सेव कर सकते हैं कंसिडरिंग कि ज़्यादातर शादियां तो शादी हॉल्स में हो रही होती हैं? जी बिल्कुल, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है कि कराची में जो ट्रेंड है ये बहुत कम है। वजह इसकी है कि यहाँ की जो टाइमिंग्स हैं, एक तो मार्केट्स की टाइमिंग प्लस ऑफिस टाइमिंग, स्कूल्स वगैरह, तो यहाँ पर अगर आपको वीकेंड की इवेंट है तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली जो है वो कर सकते हैं डे टाइम में। लेकिन नॉर्मल डेज़ के अंदर डे टाइम में करना एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि फिर पूरे घर को ऑफ करना पड़ेगा उसके लिए ना। अच्छा, सेकंड ये है कि जो डे टाइम है इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है वेडिंग का, और नाइट टाइम में आपको टोटल मैक्सिमम 2 to 20 आवर्स मैक्सिमम है आपका, इसके अंदर आप जो है वहाँ से फारिग हो जाते हो। तो प्रैक्टिकल तो है लेकिन ये है कि लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, लोग समझते हैं कि कराची में स्पेशली इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग ज़्यादातर ये समझ रहे होते हैं कि जी मॉर्निंग में तो इतनी सुबह कौन उठ के जाए और क्या हो। अच्छा, जो विंटर सीज़न है उसमें तो फिर भी जो है वो बहुत इजी है वो मॉर्निंग, लेकिन अगर आपका जो समर सीज़न है
उसके अंदर एक बहुत मुश्किल काम है एसी का और सारा। अच्छा, यहाँ पर तो इतनी गर्मी हो रही होती है कि एसी भी काम नहीं कर रहे होते हैं। कराची का तो आपको पता है, सही है। और आपको पता है लेडीज़ का ज़्यादातर जो मेकअप्स वगैरह और ब्यूटी पार्लर वगैरह तमाम चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो एक तो टाइमिंग का इशू है, कॉस्ट, जबकि आप अगर मॉर्निंग पर जाएंगे ना तो आपको वेन्यू अवेलेबिलिटी, कॉस्ट वगैरह तमाम चीज़ें बहुत नीचे चली जाएंगी आपकी। लेकिन लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अच्छा, एक ट्रेंड थोड़ा सा नया चल रहा है आजकल, वो ये कि जो शादियाँ हैं वो ज़्यादातर अब होटल्स में होना शुरू हो गई हैं। यानी जो बड़े बजट की शादी जो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी कि जो 500 लोग, 1000 लोग, अब वो कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, होटल के अंदर 50 to 70 लोगों की गैदरिंग होती है उसी के अंदर। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। वजह ये है कि ना आपको वेन्यू का पे करना है, फूड आपने होटल वाले से बुक करा लिया और आपने अपना स्टेज बुक करा लिया। उसके बाद ना आपको टाइमिंग आपकी वहाँ फिक्स है, स्लॉट आपका 2 आवर्स से 3 आवर्स के बीच में स्लॉट है आपका। तो आपको कोई हेडेक नहीं है, आप बिल्कुल गेस्ट की तरह गए, आपने अपनी वेडिंग कंप्लीट की और आप वहाँ से रिटर्न आ गए। कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, कॉस्ट बहुत कम हो गया। आजकल देखिए फाइनेंशियल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं लोगों के साथ, कितनी महंगाई हो चुकी है। अब उसमें तो लोगों की शादी, 1000 लोगों की शादी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, मजबूरी में लोग कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं, तो हमने ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखा है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स या फिर बॉल रूम्स, इनके अंदर लोग शिफ्ट हो गए। 100 गेस्ट मैक्सिमम 150 गेस्ट, इससे ऊपर अब जो है शादियाँ 80% इसी जो है उसके अंदर हो रही है। ठीक है सर साहब, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एनर्जी बचानी भी है और हमें उसे प्रैक्टिकल भी रखना है, तो क्या सोल्यूशन होगा आपके पास वेडिंग्स का? व्हाटएवर, हाउएवर, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी बचानी है तो फिर डे में करें और विंटर में करें। पूरा ट्रेंड चेंज करना होगा, पूरा ट्रेंड चेंज करना होगा। विंटर वेडिंग्स, डे वेडिंग्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, और वो इंतहाई बजट फ्रेंडली है। आपका कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कहीं से भी नहीं हो रहा। दैट विल सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी। सीजन अलबत्ता आप देख के करें। या फिर नासिर साहब ने जैसे कहा कि कॉम्प्रोमाइज ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट्स, आजकल एक्चुअली ट्रेंड हो गया है कम गेस्ट्स का। क्लोज फैमिली रिलेशनशिप्स में ही, शादियों में ऐसे इनवाइटेड यही हो रहा है आजकल, मोस्टली यही हो रहा है। तो पीपल आर डूइंग दैट। बहुत बड़े वेडिंग्स कम ही हो रहे हैं। नासिर, आपके नज़दीक क्या एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है? देखिए, अब जो ट्रेंड चल रहा है और जो हमें भी ज़्यादा पसंद आ रहा है वो यही है कि जो होटल्स वगैरह में छोटी शादी, सही है। और सेकंड ये कि देखिए डे टाइम के अंदर जो है ना, बेसिकली फ़ोटो शूट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होके आता है, बहुत अच्छा आता है, गोल्डन आवर बहुत बेहतरीन होता है, सही है। आप यहाँ पर कितनी भी लाइटिंग्स आप इंडोर में कर लें, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपको मिलेगा नेचुरल उसके अंदर या डे टाइम के अंदर। सेकंड फिर लाइटिंग का है जी, लाइटिंग आपको डे टाइम के अंदर लाइटिंग की नॉर्मली रिक्वायरमेंट ओपन एरिया है अगर, अच्छा डे टाइम में नॉर्मली होता है ओपन एरिया के अंदर, तो वेन्यू एक खूबसूरत लग रहा होता है, सही है। ओपन है तो उसके लिए अंदर आपको ना लाइटिंग्स का इशू है ना कोई और इशू है। अच्छा, और सेकंड वन ये कि कोशिश करें कि वीकेंड्स पे रखें, तो वो फिर सबके लिए इजी होता है। अगर आप वर्किंग डेज में रखते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा इशू है तमाम लोगों के लिए। मेरे पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं। कॉस्ट अगर मैं 50 मेहमानों के साथ किसी लॉन एरिया में कर रहा हूँ, इवन डिफेंस के घरों में भी मिलते हैं, उसकी क्या कॉस्ट आती है? और वो जो लेविश शादी आती है उसकी क्या कॉस्ट आ रही थी? 30 सेकेंड्स। अराउंड अगर हम 50 लोगों का करते हैं विद वेन्यू और विद फूड और तमाम चीज़ों के साथ, तो अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए में आप इजीली जो है क्लियर वहाँ से हो जाएंगे। विंटर में या ठीक है, आउटडोर्स में विंटर जी, आउटडोर्स के अंदर जो छोटे लॉन्स आ रहे हैं, मतलब 50 गेस्ट की बात हो रही है। ऑलराइट, क्योंकि वक्त महदूद है। थैंक यू सो मच। तो ये अब आपके ऊपर फैसला है कि या तो आप 3 लाख का हॉल बुक करा लें या 3 लाख में पूरी शादी निपटा लें। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।